7वें दिन हम इसकी टेस्ट लेंगे। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मुझे हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा। ठीक है, आगे में मैं इस चैलेंज के बारे में आपको फिर से भी बताऊंगा। पूरा 7 दिन लगातार हम लोग बीपीएससी टीआरई 1, 2, ठीक है 3 और 3 का जो कैंसल्ड पेपर था उसको पूरा उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ 69th जो बीपीएससी हुई थी आप लोगों की, उसके ऊपर में बेस्ड जो क्वेश्चन थे, उसमें पूछे गए जो प्रश्न थे, उनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन से अवगत हो सके, और इस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन नया आपसे पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सके, या फिर अगर वही क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग सॉल्व कर सके। मैं आपको पहला ही क्वेश्चन इस तरीके से दिखाऊंगा, आप लोग जो है समझ जाओगे कि हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका नॉलेज बैंक इंक्रीज हो। ओके, चलिए सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया था फ्रेंड्स यहाँ पर में। और यहाँ पर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, 1000 से ज्यादा लाइक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, थैंक यू आरवी पिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेशन को जिन्होंने भी लाइक कर दिया उन सभी लोगों को पूरा का पूरा ये सेशन समर्पित। ठीक है, और ऐसे ही फ्रेंड्स अपना यहाँ पर में योगदान देते रहिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। पहले ही क्वेश्चन से आप लोग समझ जाओगे कि क्या हम लोग करने वाले इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर में। ठीक है, उस पूरे सीरीज में देखिए फ्रेंड्स, कई सारे बच्चे हैं जिनको यूएई के बारे में पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए, आप 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, हो सकता है बीपीएससी टीआरई के अंदर में ये क्वेश्चन पूछ ले या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? पूछ सकते ना। ठीक है, बीपीएससी की नजरों में ये क्वेश्चन है। तो यूएई के अंदर में कौन कौन से राज्य आते हैं? एक्चुअली फ्रेंड्स यूएई जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स की 7 राज्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, 7 राज्यों से मिलकर बना है। तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। आप लोगों में से जितने भी बच्चों को लग रहा है ये टफ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन की अगर आप लोग टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। मैं आपको बताऊं ठीक है कैसे? चलिए पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। चलो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कुवैत अपने आप में एक कंट्री है, अलग कंट्री है कुवैत। ठीक है, बहरीन अलग कंट्री है, और जेद्दा जो है एक सिटी है सऊदी अरब के अंदर में, एक सिटी है सऊदी अरब के अंदर में। ठीक है, सऊदी अरेबिया की एक सिटी है। ठीक है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि जेद्दा तो सऊदी अरब में, यूएई में हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं रियाद जो है सऊदी अरब की कैपिटल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है, ये याद रखना था आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि बहरीन एक अलग कंट्री है। ठीक है, एक अलग कंट्री है तो राज्य कैसे हो सकता है ये किसी भी इसका? ठीक है, कुवैत एक अलग कंट्री है। ठीक है, एक कंट्री है अलग, तो ये किसी का राज्य कैसे हो सकता है? अलग कंट्री है। ठीक है, तो ये आप लोग अगर ऑप्शन को इस तरीके से एलिमिनेट करते तो आप लोग आराम से पहुंच जाते। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यूएई कहां पर में है? देखिए ये हमारा पूरा भारत है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा भारत। ओके, जरूरत पड़ी तो इधर आजू बाजू वालों को भी अपन ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा भारत, और यहां से अगर आप ये जो अरेबियन सी है, ठीक है, उसके इधर इधर में जाओगे तो यहां पर मैं आपको दिखेगा। ठीक है, यूएई, ये यूएई 7 राज्यों का संघ है। ठीक है, 7 अलग अलग रियासतें हैं, एमिरेट्स जिनको कहा जाता है, उनका संघ है ये। ओके, कौन कौन से है इसमें? देखिए इसमें सबसे बड़ी है अबू धाबी रियासत, देख रहे हो आप लोग, अबू धाबी की रियासत सबसे बड़ी है। देखिए इतना ये देश है। ठीक है, ये, और इसमें भी सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? अबू धाबी की है, देखिए आप लोग अबू धाबी। फिर आता है यहाँ पर में दुबई। ठीक है, दुबई। फिर यहाँ पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स ये शारजहां है, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, यहाँ पर में यहाँ पर में यहाँ पर में, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये शारजहां की रियासत है। ठीक है, यहाँ पर में है अजमान, ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, अजमान। ठीक है, अल कुवैन। ठीक है, अल कुवैन आप लोगों को यहाँ पर में दिख रहा है, और यहाँ पर में है फुजेरा। फुजेरा। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि ऐसे 7 रियासतों से मिलकर जो है ये आपका यूएई बना है। ठीक है, ओके, 7 रियासतों से मिलकर। ओके, तो अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, ठीक है, अल कुवैन, ठीक है, उसको क्यू से भी लिख सकते हैं, फुजैरा, ठीक है, और खमैया। तो ये 7 जो रियासतें हैं इनसे मिलकर ये बना है, और इसको याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक भी आप लोग करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट करके कहीं पे भी पूछूं? ठीक है, आप लोग कर पाओगे आगे में? ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने करके भी एटलीस्ट करने की कोशिश करना, मैं ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दूंगा। ओके, हाथ ऊपर अगर आप लोगों को लग रहा है तो बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप कर पाओगे आगे में तो। ना फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये, जीएस का। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए यहां पर मैं क्या बोला है, द लेयर ऑफ एटमोस्फियर वेयर वेदर ऑकर्स इज, जहां पर में वेदर की घटनाएं होती है, जहां मौसम संबंधित घटनाएं होती है, बताएंगे जल्दी जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बहुत सारे और भी क्वेश्चंस मिलते रहे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मौसम की दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है, तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे, हमारे जो अ, हमारा वायुमंडल है, इसको 5 परतों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर में ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर में हमारा पूरा वायुमंडल मतलब हवा हमारी। ठीक है, तो ये जो हवा है इनको 7 परतों में बांटा जा सकता है। सबसे पास वाली है ट्रोपोस्फियर, सबसे पहली वाली, जिसको हिंदी में शोभ मंडल कहते हैं। शोभ मंडल में ही मैक्सिमम वो हवा है जो हम लोग सांस के थ्रू लेते हैं, मतलब ज्यादातर हवा ऑक्सीजन वगैरह जो है आप लोगों को यहीं पे मिलेगी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आप जाते हो स्ट्रेटोस्फियर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर में तापमान थोड़ा सा और कम होता है, यहाँ बादल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मौसम वाली सारी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में घटित हो चुकी है, बादल, कोहरा, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फियर शोभ मंडल के अंदर में हो चुके हैं आपके। तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत मानी जाती है ट्रोपोस्फियर, आपकी सेकंड नंबर की। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर आप लोगों की, ठीक है, समताप मंडल, एरोप्लेन उड़ाने के लिए सेकंड नंबर की। तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए कौन सी वाली परत मानी जाती है, ये याद रखना आप लोगों ने, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। ठीक है, मेसोस्फियर थर्ड नंबर की, सबसे ठंडी है, और फिर इसके बाद में तापमान बढ़ने लगता है थर्मोस्फियर से। तो आप लोगों से पूछा गया है कि वेदर संबंधी सारी घटनाएं कहां पर में घटित हो जाती है, तो शोभ मंडल मतलब पहली लेयर के अंदर में घटित हो जाती है। सारे बादल कहां पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है, तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर में बादल नहीं होते, सारे बादल वगैरह सब कुछ ट्रोपोस्फियर के अंदर में आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर में आ सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, नेक्स्ट आप लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में आप लोगों को इसका अगर क्रम याद हो गया तो एक बार इसको जी भर के देखिए। ठीक है, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। चंद्रिका शर्मा जी, ऑलरेडी उसके ऊपर में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप कल रात में बनाया हुआ है, परसों रात में भी, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा आप। ओके, चलिए 1494 लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं फ्रेंड्स। हम लोगों के 8 मिनट के अंदर में 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शोभ मंडल है पहला आप लोगों का, ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल आता है, तो मध्य मंडल तो बीच में आता है, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक से अधिक आंसर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो शोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल थर्ड नंबर पे है, फिर ताप मंडल है आप लोगों का, थर्मोस्फियर आपका, और फिर बहिर्मंडल है एक्सोस्फियर। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन नहीं है आपका, ऑलरेडी बीपीएससी में आ चुका है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज इसको याद रखिए, आप सभी पूछ सकते हैं आप सभी लोगों से। ठीक है, अर्थ सरफेस से स्टार्ट करके आपको ऊपर की तरफ में जाना था। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, मेसोस्फियर के अंदर में मेसोस्फियर में उल्कापिंड आकर जलने लगते हैं। ठीक है, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था कि सबसे ठंडी लेयर कौन सी है, तो सबसे ठंडी लेयर जो है फ्रेंड्स मेसोस्फियर है। अब कुछ लोगों के दिमाग के अंदर में घंटी बजनी चाहिए कि जब मेसोस्फियर सबसे ठंडी है, तो ठंडी के अंदर में कोई चीज जलने कैसे लग रही है, तो वो जल रही है गर्मी के कारण नहीं, घर्षण के कारण। जो यहां से उल्कापिंड आते हैं ना, ठीक है, मस्त पैकी, मान लो ये उल्कापिंड है, ठीक है, खुशी खुशी आया आया, यहाँ पर में हवा नहीं थी ज्यादा, तो इसमें घर्षण नहीं हुआ, वो ये आ गया। यहाँ पर में भी हवा बहुत पतली है, घर्षण मस्त पैकी आ गया। लेकिन जैसे इसमें एंटर किया, ठंडा था यहाँ पर में, लेकिन हवा यहाँ से अब थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगी, तो हवा के जो कण है उनके साथ में उसका जो घर्षण हो रहा है, क्योंकि बहुत स्पीड में आ रहा है वो, ठीक है, हवा के कणों के साथ में जो घर्षण हो रहा है उसके वजह से गर्मी पैदा हुई और वो जलने लगा। ठीक है, इस तरीके से वो चीजें हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, घर्षण की वजह से जलने लगा है वो, घर्षण। ठीक है, ओके, फ्रिक्शन की वजह से। नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे। हु हैज रिटन तबाकत नासिरी। मैं आपको बता दूं तबाकत नासिरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के ऊपर में, ठीक है, बख्तियार खिलजी का हमला हुआ था, सबसे पहले इस चीज का उल्लेख इसी पुस्तक के अंदर में किया गया है। अभय जी, ऑलरेडी मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, उसका प्लीज आप लोग जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी जानकारियां है आप लोगों को, ठीक है,
वो उसमें मैंने दे रखी है पूरी की पूरी। चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं तबाकत नासिरी, ठीक है, किसने लिखी है, तो ये मिनहाज सिराज ने लिखी है, मिनहाज सिराज। ठीक है, मिनहाज सिराज की जो पुस्तक है इसके अंदर में जो है उसने जो इस्लामी दुनिया उस समय में इस्लाम का जहां जहां शासन फैला वहां वहां पर में, या इस्लामिक जो शासक थे मुस्लिम शासक उनका जहां जहां शासन फैला वहां वहां के बारे में उसने जानकारी दी है। तो बख्तियार खिलजी ने जिस तरीके से हमला किया था बिहार के ऊपर में उसका भी उल्लेख है। ठीक है, मिनहाज सिराज इसने तबाकत नासिरी नाम की पुस्तक लिखी है। और इसी के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आप जो तबाकत नासिरी पुस्तक है इसी के अंदर में आप लोगों को ये भी पता चलता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, उसका भी उल्लेख उसने लिखा है कि बिहार का नाम यहाँ पर में विहार हुआ करते थे उससे पड़ा है, वो उसने इस तरीके से लिखा है उसके अंदर में अपनी पुस्तक के अंदर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ऑन विच डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बता दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आप लोगों के आंसर आ गए फ्रेंड। देखिए संविधान सभा जो है इसका काम था हमारे भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और इसकी पहली बैठक के अंदर में बिहार के ही, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको जो है आधुनिक बिहार का निर्माता, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार भी कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा, इनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उन्होंने अध्यक्षता की थी। बाद में जो है फ्रेंड्स 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई उसके अंदर में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। बट अदरवाइज पहली बैठक की अध्यक्षता या टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे या प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी क्वेश्चन बनता है, प्लीज इसको भी याद रखिए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं केवल और केवल 12 मिनट के अंदर में 1900 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1700 से ज्यादा लाइक कर दिया आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से इसी तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूंगा। जैसे कि अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे तो आप लोगों का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान सभा के, ठीक है, 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे फ्रेंड्स एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ओके, ऑलरेडी जब हम लोगों ने पेड क्लास की थी उसके अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष कौन थे और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष प्रसाद। ठीक है, उसके बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस चेयरमैन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पहले नंबर पे आता है एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। ओके, और दूसरे नंबर पे आता है वी.टी. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। मतलब ये है कि अगर राजेंद्र प्रसाद अवेलेबल ना हो, ठीक है, अगर राजेंद्र प्रसाद अवेलेबल ना हो तो उनके जगह पे अध्यक्षता कौन करेगा, पहले बताओ आप लोग जल्दी से। अगर राजेंद्र प्रसाद अवेलेबल ना हो तो उनके जगह पे अध्यक्षता कौन करेगा, एच.सी. मुखर्जी। और एच.सी. मुखर्जी भी अवेलेबल ना हो तो दूसरे नंबर पे, मतलब दूसरे नंबर के जो वाइस चेयरमैन थे, ठीक है, वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अगर राजेंद्र प्रसाद, हो सकता है ना कि तबियत खराब हो गई हो उनको या सुसु लगी हो तो ये जा रहे हो कि भाई आजा थोड़ी देर बैठ जाए, एस.सी. मुखर्जी, ये फिर बोलेंगे नहीं मैं भी चल रहा करके साथ में, तो वी.टी. कृष्णमाचारी को। ठीक है, और अगर तीनों को एक साथ लग जाए तो, ठीक है, या तीनों को एक साथ कहीं जाना पड़ जाए तो तीनों के जगह पे फिर एक पैनल बनता है, एक अलग एक लिस्ट बनती है। ठीक है, इस तरीके से एक लिस्ट बनती है, उनमें से जो अवेलेबल रहता है उनको बिठाया जाता है। बाकी अदरवाइज ये पहले ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो यहां पर मैं आप लोगों का क्या दिया हुआ था, यहां पर मैं आप लोगों का दिया हुआ है एच.सी. मुखर्जी दिया हुआ है, तो ए इज द आंसर।
ठीक है, अगर वीटी कृष्णमाचारी और ये आप लोगों का हो जाए दोनों आता तो फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाता आपका, अगर दोनों दिया होता तो। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जाम हमारे इसमें क्वेश्चन में किया हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ठीक है, कपास उगाने के लिए सबसे आदर्श कौन सी है? एरिड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी है? ठीक है, कपास उगाने के लिए, तो कपास उगाने के लिए ठीक है सबसे आदर्श मिट्टी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसको एक और नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, जल्दी से बताइए क्या नाम से जाना जाता है? हमने क्लास के अंदर में जब मिट्टी के बारे में पढ़ा था तो सारी की सारी इसके बारे में जानकारी हम लोगों ने ली है, बताइए। हिंदी पढ़े हो तो भी अप्लाई कर सकते पूजा सिंह। मेरा रिजल्ट हो गया सर 1 to 5 में आपका वीडियो देखकर। चलो वसीम अहमद जी कांग्रेचुलेशन आपको। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसको ये याद रखना है आप लोगों ने। पूछा जा सकता है कि रेगुर मिट्टी जो है किस मिट्टी का नाम है, तो काली मिट्टी का, ब्लैक सॉइल का ही नाम है, ये याद रखना है आप लोगों ने, रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा के अंदर में होता है और इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ब्लैक सॉइल कहां पर में पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, बताइए, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर में, काली मिट्टी कहां पर में पाई जाती है? रेगुर मिट्टी कहां पाई जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो है ये जो दक्कन का पठार वाला इलाका है, ठीक है, वहां पर में ठीक है पाई जाती है ज्यादातर, क्योंकि ये जो बेसाल्ट रॉक है, बेसाल्ट चट्टान, उसके अपक्षय के वजह से बनी है, उसके वेदरिंग की वजह से बनी है। ठीक है, तो ये कर्नाटक के अंदर में और गुजरात के अंदर में, ठीक है, ये हमारा भारत है मान लीजिए। ठीक है, तो ये इस इलाके के अंदर में आप लोगों को मिलती है काली मिट्टी। ओके, तो कर्नाटक में भी मिलती है, गुजरात में भी मिलती है, महाराष्ट्र में भी मिलती है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का मैप है, एनसीईआरटी में जो दिया है, ये आप देखिए काली मिट्टी यहाँ पर में भी पाई जा रही है, इधर में भी आपको काली मिट्टी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से काली मिट्टी जो है यहाँ आपको मिलती है। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के अंदर में, कर्नाटक के अंदर में, गुजरात के अंदर में मिल रही है, उत्तराखंड के अंदर में नहीं मिलती, उत्तराखंड के अंदर में पहाड़ी मिट्टी है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है, यहां पर में आप लोगों को मिलेंगी काली मिट्टी। चलिए, 1899 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स 2000 कंप्लीट करना, हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। सीटेट में कितने नंबर चाहिए सर बीपीएससी तैयारी देने के लिए? दिव्यांग को देखिए, अगर आप बिहार से हो तो 83 चाहिए आपको, और अगर आप बिहार के बाहर से हो तो 90 चाहिए पूरे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड। 2400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में 18 मिनट के अंदर। हमारे जीवन में एक प्रकाश चला, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया। ठीक है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये किसने कहा था और कहा था? ठीक है, ये भी बता दीजिए कहा था, क्योंकि ये भी दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में जहां से ये क्वेश्चन उठाया ना, वहीं से बता रहा हूँ आप लोगों को, वहीं पे दिया हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर में संबोधित करते हुए, ऑल इंडिया रेडियो पर कहा था उन्होंने, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर में जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की मृत्यु की, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन शाम में, ठीक है, रेडियो को संबोधित करते हुए कहा था, आप देख सकते हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर में स्टेटमेंट दिया, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, ठीक है, साथियों, लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिंदगी से प्रकाश चला गया और सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हमारे लीडर फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर, ये उन्होंने कहा था 30 जनवरी 1948 को। क्योंकि 30 जनवरी 1948 को जो एक व्यक्ति थे नथुराम गोडसे, उन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की अस्थियां कहां पर में विसर्जित की गई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, यहाँ यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा भी, तो महात्मा गांधी की अस्थियों को इलाहाबाद के अंदर में, इलाहाबाद के अंदर में संगम पर बहाया गया था, इलाहाबाद के अंदर में, जिसको प्रयाग बोलते हैं आप लोग। ठीक है, संगम के ऊपर में कब बहाया गया था? फरवरी 1948 के अंदर में। ओके, ये आप लोगों ने बस थोड़ा सा याद रख लेना है। ये उसकी फोटो है जहां पर में उनकी अस्थियां बहाई जा रही है। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर में, प्रयागराज, लेकिन एनसीईआरटी में इलाहाबाद दिया हुआ है, उस समय में उसका नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद ही आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, ड्यूरिंग हुज रेन वाज द मुगल पेंटिंग एट इट्स जेनिथ? बीपीएससी टीआरई के अंदर में, जीएस में पूछा गया 11 12 के अंदर में, और साथ ही साथ 65वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। चित्र मुगल किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमों
उत्कर्ष पर थी, मतलब अपने जेनिथ पर, जेनिथ मतलब अपने चरम पर थी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, आज ही जो है फ्रेंड जुड़ सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101, 9697888844। ठीक है, हजारों बच्चों ने जो है टीआरई 3 के अंदर में सफलता हासिल की है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद में अब टीआरई 4 के अंदर में उससे भी बड़ी सफलता जो है फ्रेंड उसकी तैयारी है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ सकते हैं। आपको पता है कि 1 तारीख से जो है प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। लास्ट डे है आप लोगों के पास में, जितने भी लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं आज जुड़ सकते हैं, ताकि जो है फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी, ठीक है, कम से कम दाम के अंदर में शुरू कर सके। लास्ट डे है, ठीक है, मैंने कारण भी आपको बता दिया था कि क्यों है वो, क्योंकि बैंडविड्थ का खर्च बहुत आ रहा है। मुगल पेंटिंग बैंडविड्थ का खर्च भी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको सर्विस या उस तरीके के कंटेंट, इतना ज्यादा कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है आपके सफलता आपकी सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, मुगल चित्रकला जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बताऊं तो जहांगीर के समय में सबसे बेस्ट पे थी। ठीक है, अब जहांगीर कौन था ये भी समझिए आप लोग, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता। ठीक है, देखिए बाबर का बेटा, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं का अकबर, वो एक ऐड आती थी, पता है आप लोगों को, उसके अंदर में था ये। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का था जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर का था फिर शाहजहां, शाहजहां। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो जहांगीर था ना, इसके समय में पेंटिंग सबसे जो है पेंटिंग का स्वर्ण युग इसके अंदर में कहा जाता है। इसको जो है आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर या फिर जिसको आप लोग जो है जो वास्तुकला कहते हो, उसका स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां को, वास्तुकला का। लेकिन मुगल पेंटिंग का अगर कहा जाए तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। तो नन ऑफ दी अबो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नन ऑफ दी अबो। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया, कितने लोगों को पता था, जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो एक बार चेक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी लोगों ने, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सारी चीजें मिलती रहे। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं यहाँ पर मैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वाली चीज। ठीक है, आज से 6 दिन तक, ठीक है, ठीक है, आज पहला दिन है, ठीक है, आज से लेकर 6th डेट तक आप लोगों की जो क्लासेस होंगी, ओके, हर दिन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि 7th डे अगर अगर ठीक है, क्योंकि 6,90,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, अगर हम लोग 7वें दिन तक, ठीक है, 7 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर जाते हैं, ठीक है, 7 लाख सब्सक्राइबर अगर हम लोग कंप्लीट कर जाते हैं, तो 7वें दिन मैं आप लोगों की एक मेगा टेस्ट लूंगा। ठीक है, मेगा टेस्ट हम लोग लेंगे इन पूरे के पूरे इसके ऊपर में बेस्ड। ठीक है, और ये टेस्ट आप लोगों के लिए, सबके लिए फ्री रहेंगी। ठीक है, सबके लिए रहेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप सभी लोगों ने जो है फ्रेंड्स जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देना है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आप चेक कर पाओगे कि आपका जो है ओरिजिनल स्कोर कितना आ रहा है, आप लोग कंपटीशन में कहां पर में स्टैंड कर रहे हो। तो जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, हमारा टारगेट है कि 7वें दिन तक आज से, ठीक है, हम लोग 7 लाख क्रॉस कर चुके हो, और 7 लाख क्रॉस करने की खुशी में हम लोग जो है ये जो बड़ी टेस्ट है हमारी वो हम लोग कंडक्ट कर सके। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जहां जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सभी। ओके, चलिए, तो इसका आंसर ई हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जहांगीर के समय को कहा जाता था। एक बार कमेंट में लिख भी देना आप लोग, पेंटिंग का जो स्वर्ण युग है किसको कहा जाता है? जहांगीर के। AWES की एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ग्रेट बाथ कहां पर में मिला है आपको? ठीक है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का मतलब है फ्रेंड्स आप लोगों का एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का ग्रेट बाथ कहां पर में मिला है। अच्छा, आर्किटेक्चर का कहां पर में कहा जाता है ये भी आप लोग बता देंगे, आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है ये भी बता देना, वास्तुकला का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में जो विशाल स्नानागार मिला है आपको, मोहनजोदारो में मिला है, ये याद रखना है। मोहनजोदारो कहां पर में है? तो मोहनजोदारो आज के पाकिस्तान के अंदर में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे पर, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस, इंडस नदी या सिंधु नदी जिसको आप लोग कहते हो, उसके किनारे पर स्थित है ये पाकिस्तान के अंदर में, मोहनजोदारो। ठीक है, हड़प्पा जो है वो पहला शहर था जिसकी खुदाई हुई थी। हड़प्पा नाम का शहर था, पहला शहर जिसकी खुदाई हुई थी। और 1921 में, ठीक है, 1922 में मोहनजोदारो की हुई थी सेकंड नंबर पे। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। ओके, ये देखिए इस प्रकार का ग्रेट बात आप लोगों को मिला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, इसका इसका वो क्या था आपका डायमेंशन, प्लीज ये याद रखना आप लोग। ग्रेट बाथ जो है, जो महान स्नानागार, 1273, ठीक है, 12/7, ठीक है,
12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड और 3 मीटर डीप था, वो 3 मीटर गहरा था। ठीक है, 12 7 3, ये याद रखना है आप लोगों ने, 12 7 3। ठीक है, 12 7 3 ये इसका डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इसकी, 12 7 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आप लोग। नहीं, शालिग्राम दुबे जी 83 कहा है 55% के लिए, इसी वजह से। ठीक है, बिहार से भी हो तो भी 83 चाहिए, वो एक नया आदेश जारी किया, 0.5 भी नहीं चलेगा, 82.5 चाहिए, तो 82.5 तो ला नहीं सकते, तो 83 लाना पड़ेगा उसमें। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोग, यहाँ पर मैं सैयद हसमत रिजवी बोल रहे हैं, तो चलो सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भारत की भूमि का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, सही बात है, 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। मिलियन में अगर हम लोग गिनेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। भारत की जो अलग अलग देशों के साथ में स्थलीय सीमा है, ठीक है, वो 15,200 किलोमीटर की है। कितनी है ये भी लिखते जाओ, देखो हो सकता है ये अलग से क्वेश्चन बन जाए, ये क्वेश्चन अलग से बन जाए, ये क्वेश्चन अलग से बन जाए। ठीक है, तो ये भी सही है आपका और ये भी सही है। भारत का प्रमुख याम्योत्तर, जहां से समय डिसाइड होता है भारत का, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ना कि 45। ठीक है, 30 है, 30 मिनट ईस्ट है, जिसको हम लोग 30 मिनट को 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि 30 मिनट जो है ना, इसका मतलब आधा डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट का आधा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है, लेकिन ये दो सही थे, तो आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव है। ठीक है, आप लोगों से गलत वाला पूछा था, सही वाला पूछा था ना। ठीक है, तो आंसर आप लोग लगा दोगे ऑप्शन नंबर, ठीक है, ई, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, डी यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है, और वहीं से आप लोगों को ये पढ़ाया भी था आपको, तो पूरा का पूरा लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड वाले लेक्चर के अंदर में आराम से आप लोग कर सकते थे। तो भारत का जो मानक यामी उत्तर है, जहां से भारत की सीमा जाती है, भारत की रेखा जहां से भारत का समय डिसाइड होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये भी लिख देंगे आप लोग। ओके, कितने राज्यों से जाते हुए दिख रही है आप लोगों को, कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी से, कितने राज्य है जिसमें से जाते हुए आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग। हमारा टारगेट है 7 लाख सब्सक्राइबर्स हम लोगों को करना है 7 दिनों के अंदर अंदर में। ठीक है, हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे। ठीक है, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, सारे के सारे लोगों को वो टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट है, 1 2 3 4 5, कौन कौन से है, जल्दी से नाम लिख देंगे आप लोग कमेंट में, हर एक बच्चा। मैं चाहता हूं आप लोग नाम लिखे ताकि आपको याद हो ये नाम। ठीक है, ये 5 राज्य है, आप लोग देखिए जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखेंगे नाम, नाम भी लिखते जाओ, हर बच्चे ने नाम लिखना है ताकि आपकी एक्टिविटी हो। यही एक चीज फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप लोग आगे बढ़ोगे या नहीं। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स, हु इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? देखिए, जैन धर्म जो है ना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्राचीन जो है माना जाता है मान्यताओं के अनुसार। तो जैन धर्म में माना गया है कि 24 तीर्थंकार हुए हैं, मतलब जिन्होंने जैन धर्म के अंदर में अपने प्रवचन देकर लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए हैं। तो 24 तीर्थंकार माने जाते हैं, उनमें से पहले तीर्थंकार कौन से थे ये बोला जा रहा है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो वो थे फ्रेंड्स आपके, ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है, आदिनाथ। ठीक है, तो आदिनाथ भी इनको कहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऋषभ देव या आदिनाथ, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकार थे। और 24वें नंबर के तीर्थंकार कौन से थे, तो ये थे वर्धमान महावीर। महावीर, ठीक है, महावीर जो है जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, वो 24वें नंबर के तीर्थंकार है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ओके, ये पहले तीर्थंकार थे, और 24वें नंबर के तीर्थंकार महावीर थे, वर्धमान महावीर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। ऋषभ देव, आदिनाथ, इनका जो सिंबल था, देखो हर हर जो तीर्थंकार है ना, ऐसा माना जाता है कि उनके जो सीधे पैर का जो अंगूठा है उसके ऊपर में कोई ना कोई चिन्ह बना हुआ होता था। ठीक है, तो वृषभ या फिर बैल जो है वो आदिनाथ का चिन्ह था। अजीत नाथ सेकंड नंबर के थे, उनका हाथी था। संभवनाथ इनका अश्व था, घोड़ा। ठीक है, अभिनंदन बंदर था। सुमंती नाथ जो है क्रॉन्च पक्षी जो है वो था उनका। ठीक है, पद्म प्रभु, पद्मनाथ कमल था। ठीक है, इसी तरीके से वर्धमान महावीर का जो चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, सिंह मतलब शेर।
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिजिड जोन किसको कहा जाता है? शीत कटिबंध क्षेत्र। ध्यान से समझिए आप लोग, ये हमारी पृथ्वी, ये टीआरई का क्वेश्चन है आप लोगों का। ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये 0 डिग्री वाला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर में, इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं यहां से देखूं तो ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली। ठीक है, और ये है मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ वाली। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। अगर हम लोग एक और बात करेंगे यहां पर में, तो यहां पर में आपका आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर में आता है 66.5 डिग्री साउथ। ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो है ना, इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक का, मतलब नॉर्थ पोल तक का जो है, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं? फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन, मतलब शीत क्षेत्र, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां इसलिए। और अंटार्कटिक सर्कल या 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक का जो है, साउथ पोल तक का, इसको भी कहा जाता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब शीत क्षेत्र। तो ये दो जो है शीत क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए, 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर उत्तरी ध्रुव तक सही बात है। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक गलत। ठीक है, यहां इस वाले क्षेत्र को थोड़ी ना हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को थोड़ी ना हम लोग शीत क्षेत्र कहते हैं, इसको तो शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव व्रत, अंटार्कटिक व्रत जो है आपका, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, यहां से जो ये अंटार्कटिक सर्कल है, यहां से लेकर, ठीक है, साउथ पोल तक, ठीक है, बिल्कुल साउथ पोल तक, इसको भी आप लोग फ्रिजिड जोन कहते हो, इसको भी जैसे ऊपर वाले को कहते हो। वही 66.5 डिग्री की जगह पे अंटार्कटिक सर्कल लिख दिया यहाँ पर में उसने। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर में सही है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बनाया था। जो भी व्यक्ति ने इस क्वेश्चन को बनाया है ना, उसने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। और मैं मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस की जरूरत है जिससे एक्चुअल में नॉलेज चेक हो रहा है। आप खुद से देखिए ना, 66.5 डिग्री लिखा है, लेकिन यहाँ पर में अंटार्कटिक व्रत लिखा है। अच्छा, यहाँ पर में क्या लिखा जा सकता था, आप लोग बताइए मुझे, देखते आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। 66.5 डिग्री नॉर्थ की जगह पे क्या लिखा जा सकता था? मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस इमेज के अंदर में लिखा हुआ भी है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, फूफा जी आए हैं क्लास में, कहा है फूफा जी? चलिए चलिए, फूफा जी का आदर सत्कार के साथ में चलिए, फूफा जी का यहाँ पर मैं लाठियों के साथ में, क्या बात है, बच्चे लोग यहाँ पर में बच्चे लोग ही उन लोगों का, फूफा जी का स्वागत और उनका आदर सत्कार कर दे रहे, तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर में। चलो, मेरे बच्चों ने ही संभाल लिया फूफा जी को। चलिए, तो मेरे बच्चों ने फूफा जी का कर लिया यहाँ पर में, बच्चे बड़े हो गए हैं अभी मेरे। तो डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर हो जाएगा, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। तो आर्कटिक सर्कल यहाँ पर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। ओके, आर्कटिक सर्कल। और बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार भी कर दिया है। ठीक है, लाठियों से, गाड़ियों से, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर में, कर दिया है उन लोगों का। चलिए, तो टीम, उनको ब्लॉक भी कर दिया जाए उन फूफा जी को, नहीं तो वो बेचारे नाराज हो जाएंगे। सारे लोगों को जो फूफा जी होने के बाद में मेरे को ब्लॉक नहीं किया, तो वो फूफा जी को ब्लॉक कर देना। ठीक है, क्योंकि वो क्लास देखने के लायक नहीं है फूफा जी। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का, आप देख सकते हो, उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, और दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है, आप लोगों को आप देख सकते हो यहाँ पर में इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू हुई थी, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी टीचर 25 बोले सर हमने तो फूफा जी का गाल फुला दिए। चलिए, गुड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का कि फ्रॉम विच ईयर वाज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत के अंदर में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसके अनुसार भारत के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का 1952 के अंदर में ये पॉलिसी आई थी।
1952 के अंदर में। इसके अनुसार कितना परसेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आप लोगों का, 1952 में जो भारतीय राष्ट्रीय वन नीति आई थी, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में। आपने देखा ये चीज, एक क्वेश्चन यहीं की यहीं पे क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इसके अनुसार कितना परसेंट, हमारे भारत का कितना परसेंट हिस्सा जो है कम से कम ये रहना चाहिए आपका, वनाच्छादित रहना चाहिए, या फिर आप लोगों से बोला गया है कि फॉरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 33%, कम से कम 33% रहना चाहिए। ओके, ये यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर इसका कहना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कम से कम 33% भारत का जो एरिया है, ठीक है, वनाच्छादित रहना चाहिए। ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, और वही से क्वेश्चन आया है, आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके से आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है, जो पेपर में जहां से क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग परीक्षा बिल्कुल वेल रिसर्च करके आपको पढ़ा रहा है। आप लोग देख सकते हो अलग अलग एग्जाम के अंदर में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया आप लोगों का, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया। तो आपके एग्जाम के स्पेसिफिक आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका, क्योंकि रिजल्ट इतना सारा क्यों आया, क्योंकि पढ़ाया वो गया आपको। ओके, नाउ फ्रेंड आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। 2427 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही चीज है जो हम लोगों को मोटिवेट करती है, पूरी टीम को मोटिवेट करती है और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। और 6 दिन का जो टारगेट है वो कौन कौन बच्चे जो है वो लेते हैं इस टारगेट को, ठीक है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर सच में चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और आपको लगता है कि आपने जो है फ्रेंड्स टॉप 100 के अंदर में रैंक लेकर आनी है, जैसे इन बच्चों ने लेकर आई है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका भी नाम पेपर में आना चाहिए, आपको भी जो है आपको भी अपने जो प्रियजन है उनको प्राउड फील करवाना है, ठीक है, तो ही हाथ ऊपर करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको आपके जीवन में आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, आपके साथ में जो लोग जुड़ने वाले, उनका भविष्य आप लोग अच्छे से कर सके, तो ही हाथ ऊपर करना, ठीक है, और पूरा चैलेंज को कंप्लीट करना फिर। ओके, चलिए, तो चैलेंज अगर एक्सेप्ट करते हो तो 6 दिन लगातार बिना किसी छुट्टी के हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में करेंगे। और अगर 7 लाख हमारे हो जाते हैं उस दिन तक, तो हम लोग जो है एक टेस्ट भी आप लोगों के लिए कंडक्ट करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा, ठीक है। तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का ईयर आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से, ठीक है, ईयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक कैंसिल पेपर या ओरिजिनल जो पेपर हुआ था री एग्जाम, उसके में से दोनों में से किसी एक में आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन थे, ठीक है, ए ओ ह्यूम उसका आंसर था, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक नन ऑफ द अबो के अंदर में उसका आंसर बन रहा था, क्योंकि संस्थापक पूछा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ईयर था, ईयर आप बता देंगे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट आप बता दीजिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। यूपी टीजीटी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाला, तो बता दीजिए यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। 2482 लाइक्स हो चुके हैं, 18 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? देखो, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर में, ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन बन गया 1885 के अंदर में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो लोग लगा रहे ए ओ ह्यूम, लेकिन ए ओ ह्यूम नहीं थे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वोमेश चंद्र बैनर्जी थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, बैनर्जी। संस्थापक और पहले अध्यक्ष में फर्क है, ठीक है। स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन बने थे 1885 के बॉम्बे अधिवेशन के अंदर में? डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है, बॉम्बे में जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर में, ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन आप लोगों से बोला है, एक है हमारा जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, और एक है आप लोगों का जो ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य के अंदर में है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, विच रिवॉल्यूशन इज नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, 1688 के अंदर में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर में 1688 के अंदर में। कितने लोगों को याद है? जो बच्चे 6 to 8 के अंदर में, 9 10 के अंदर में, अगर उन्होंने मेरे से पेड क्लास के अंदर में जीएस पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा है, ठीक है, हिस्ट्री वाला जो है उसके अंदर में, उसमें मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है।
भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर में अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो भारत के लोग दिए गए हैं, तो विनोबा भावे जो है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है रक्तहीन क्रांति। ठीक है, रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, क्योंकि भारत के अंदर में इन्होंने जो है फ्रेंड्स भूदान आंदोलन शुरू किया था, जिसके अंदर में इन्होंने कहा था कि भूमि, अगर किसी के पास में ज्यादा भूमि है और किसी के पास में बिल्कुल भूमि नहीं है, तो भूमि का दान करो, जमीन का दान करो। तो भूदान आंदोलन, ठीक है, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था 1951 के अंदर में। ठीक है, पोचमपल्ली जो आज के तेलंगाना में, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। इसको जो है फ्रेंड्स ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति कहा गया है। अब मैं आपको बता दूं, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो मैं आपसे कह रहा था, उसको भी ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को। ठीक है, ग्लोरियस, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में हुआ था 1688 के अंदर में। वहां क्या हुआ था, वहां का जो राजा था, ठीक है, जिसका नाम था जेम्स द सेकंड, ठीक है, जेम्स द सेकंड, ठीक है, इसी का दामाद विलियम जो था, विलियम ऑफ ऑरेंज, उसने, ठीक है, हमला किया, क्योंकि वहां की पार्लियामेंट ने बुलाया था विलियम को हमला करने के लिए, और ये जेम्स जो है ये भाग गया, टुपुर 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 भाग गया ये फिर। ठीक है, और विलियम ऑफ ऑरेंज जो था उसका शासन हो गया। इसमें भी किसी का खून नहीं बहा, क्योंकि ये बोला यार दामाद से क्या लड़ूंगा करके भाग गया ये। ठीक है, वो अलग कहानी है उसकी। ठीक है, वो जो क्रिश्चियनिटी के जो दो पंथ होते हैं ना, ठीक है, आपके, ठीक है, प्रोटेस्टेंट था ये आपका, ओके, और ये कैथोलिक था, ये चरमपंथी था, ये थोड़े से मॉडरेट लोग होते हैं प्रोटेस्टेंट लोग। तो उनका वो झगड़ा था, इस वजह से ये हुआ था पूरा। लेकिन इसमें किसी का खून नहीं बहा, तो इसी वजह से इसको भी ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कब हुआ था ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर में, याद रख लेना कभी अगर आ जाए भूले भटके से तो। चलिए, तो एक क्वेश्चन के अंदर में मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग जो है फ्रेंड्स करते हैं यहाँ पर में। ओके, तो रक्तहीन क्रांति विनोबा भावे भारत के अंदर में, ठीक है, कब हुई थी? 1951 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, किसने किया था, किसको दिया जाता है भारत में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का टैग किसको दिया जाता है? ठीक है, तो विनोबा भावे को दिया जाता है। 2588 हो चुके हैं, 12 लाइक्स दूर है हम लोग 2600 से। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप सभी के सभी लोग। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोगों से मैं यहाँ पर मैं एक आप लोगों को बता दूं, ठीक है, फिर से एक बार कि एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लास्ट में आप लोगों से जो है एक पूछूंगा भी उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं, और इसीलिए आपसे कहा था कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है फ्रेंड्स स्टार्टिंग से जुड़ना है सभी लोगों ने, ताकि मैं जब भी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊं तो आप लोग जो है उन क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से कर पाए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन लगा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पूछा गया, और एक क्वेश्चन आप लोग देखोगे फ्रेंड्स इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए पहले, जब तक मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ तब तक इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है वो बहुत आसानी से इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, विनोबा भावे इसका आंसर हो जाएगा भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ईयर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके। ठीक है, बताइए विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था ये भी बता देना आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताएंगे मुझे कि यूएई में कितने राज्य है, यूएई के अंदर में कितने राज्य है, यूएई के अंदर में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप सभी लोग, यूएई में कितने कितने राज्य है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बता दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये बता दीजिए, रियाद जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कौन से देश की कैपिटल है, कैपिटल कौन से देश की कैपिटल है, क्योंकि ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को, रियाद कौन से देश की कैपिटल है। कमेंट में आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी, क्योंकि आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से देखा करो लेक्चर को। ओके, दूसरा आप लोग बताना है कि मुगल पेंटिंग का जेनिथ, ठीक है, किसको कहा जाता है, जिस सबसे ऊपर थी मुगल पेंटिंग, किसके समय काल के अंदर में, वो राजा का नाम बता दीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, अगर हम लोग मैं आप लोगों से और कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ। ठीक है, आपको बताना है
कि भारत की, ठीक है, इंडिया जो है उसकी लैंड बॉर्डर कितने किलोमीटर की, इंडिया की लैंड बॉर्डर, ठीक है, लैंड बाउंड्री, बाउंड्री कितने किलोमीटर की है। चलो मैं यहां पर मैं ब्लैंक दे देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं किलोमीटर्स। ठीक है, चलो लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, ये डब्बे में लिखना है आप लोगों ने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि 66 66.5 नॉर्थ को किस नाम से जाना जाता है और 66.5 साउथ को किस नाम से जाना जाता है। दोनों ही पढ़ाया है मैंने आज आपको। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। अगर नहीं पता तो एक बार वापस से देखिए फ्रेंड्स और बताइए आप लोग। और अगर 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो वो भी मुझे कमेंट के अंदर में बता देना कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड। और जैसे अगर हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, जो हम लोग टेस्ट लेने वाले बड़ा वाला वो भी लेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देना है अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप लोग। ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीजें हम लोगों ने कंप्लीट करनी है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट के अंदर में देने हैं। ठीक है, ताकि मैं बेहतर तरीके से ये जांच सकूं कि आप लोग सही से कर रहे हो या नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन आप लोग बता देंगे मुझे कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने की थी, ये कमेंट का आंसर भी आप लोग कर देना। भारत में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने की थी। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग कल भी हम लोग। और ये आज का पहला दिन था। ठीक है, 6 दिन का हम लोग जो कर रहे हैं उसमें, और 7वें दिन अगर हमारा 7 लाख हो जाते तो हम लोग 7वें दिन बड़ी वाली टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सभी लोगों ने, कमेंट में आंसर करना है जितने भी है। और जिन भी बच्चों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 2750 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी फ्रेंड्स। ओके, कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग पूछ रहे सर कोर्स में कैसे जुड़े, तो नीचे में नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा आप लोग। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी आपके लिए। ठीक है, और आज लास्ट डे है आप लोगों का जो है जो कम प्राइस के अंदर में कोर्स के साथ में जुड़ने का। ठीक है, क्योंकि कल से फ्रेंड्स ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग उतना क्वालिटी मटेरियल आपको दे रहे हैं, उतनी सारी चीजें मिल रही है आप लोगों को। तो 100-200 रुपए से जो है आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना उनकी वजह से कॉस्टिंग आ रही है ज्यादा। और हम क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या कभी भी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो क्वालिटी के साथ में टीचिंग परीक्षा कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।